हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई कथा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में जैसा कि मैंने कहा था कि कार्तिक महीने में मैं वृंदावन गई थी कुछ दिनों के लिए, एक छोटी-सी यात्रा के लिए। तो उस समय नंदगाँव के कुछ-कुछ स्थलों की मैंने दर्शन किए और वहीं की एक बहुत सुंदर कथा आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो नंदगांव जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपना सारा बचपन बिताया है, व्यतीत किया है, नंदगांव में बहुत सारी कहानियां हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज दैट नंदगांव एंड बरसाना वांट टू टेल अस। वो हमें बहुत सारी कहानियां सुनाना चाहते हैं, पर हमारे पास ही समय नहीं होता। हम उनके वहाँ के स्थलों पर नहीं जा पाते। हम अपने ही घरों में बैठकर भी अगर कुछ कथाओं को सुन लेंगे तो आपको स्वयं ही पता चलेगा कि कितना आनंद है उन कहानियों में। तो ये जो जगह है नंदगांव और बरसाना जैसी जो जगह है, यहाँ पर हर दिन एक उत्सव है और हर उत्सव, हर त्योहार कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है। एवरी डे हमारी जो रोजमर्रा का जीवन है, वो ट्रैफिक में यहाँ से वहां भागने में निकल जाता है और वहां पर उनका पूरा दिन, पूरा शाम, हर दिन केवल कृष्ण और राधा के ही चिंतन में निकलता है कि किस प्रकार इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाए, किस प्रकार इसमें और उनके आनंद की वृद्धि की जाए। तो ऐसी ही एक कहानी है नंदगांव के एक जगह जिसका नाम है मोती कुंड, वहां की कहानी है। और ये कहानी प्रतीक है राधा रानी की सगाई की भी, जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार की बात है कि राधा रानी जो थी, जब छोटी सी बालिका थी, तब अपने पिताजी के घर के आंगन में, भानु महल के आंगन में अपनी सखियों के साथ में खेल रही थी। और इतने में वहां पर पधारे दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि ने सब बच्चों को खेलते हुए देखा और प्यारी सी राधा रानी भी दिखी उनको। तब उनके मन में थोड़ा सा एक विचार आया कि कहते हैं कि ये गोलोकेश्वरी है, थोड़ा परखना चाहिए। तो उन्होंने राधा रानी को अपने पास बुलाया। बिटिया जरा यहाँ तो आओ। अच्छा सुनो बिटिया, तुम हमें खीर बनाकर खिलाओगी क्या? राधा रानी बोली, हाँ हाँ मुनिवर, आप बैठिए, मैं अभी जाती हूँ और अभी तुरंत आपके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। राधा रानी भागी अंदर और अपनी मैया कीर्तिदा के पास पहुंची और कहने लगी, मैया मैया, मैं ना, वो बाबा आए हैं, मैं उनके लिए खीर बनाना चाहती हूँ। मैया बोली, तुम बैठो, मैं बनाती हूँ। राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगी। आप मुझे सब सामग्री, सारा सामान दे दो। चावल, दूध, सबसे बढ़िया क्वालिटी का चावल दे दो, दूध दे दो, मुझे शक्कर चाहिए, खांड डालनी है उसके अंदर, फिर केसर डालूंगी। और इस प्रकार राधा रानी ने थोड़ी सी खीर दुर्वासा मुनि के लिए पकाई, बनाई और तुरंत वो जो खीर थी, गरम-गरम खीर लाकर उन्होंने दुर्वासा मुनि को परोस दी। दुर्वासा मुनि ने ज़रा-सी चखी और ऐसे कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी स्वादिष्ट खीर, जैसे कि अमृत का स्वाद हो उस खीर के अंदर। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये तो स्वयं गोलोकेश्वरी है, ये स्वयं मदन मोहन मोहिनी है। तो तब उन्होंने मन ही मन राधा रानी को प्रणाम किया, पर यहाँ तो वो बाबा बनकर आए थे ना, दुर्वासा मुनि थे, साधु थे, तो साधु के रूप में उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा। उन्होंने कहा कि अरे बिटिया, इतनी बढ़िया खीर बनाई है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, साक्षात अन्नपूर्णा माता की कृपा है तुम पर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी तुम अपने हाथों से, जो भी खाद्य पदार्थ को इन हाथों से छुओगी या बनाओगी, वो अमृत जैसा हो जाएगा। इट विल टर्न इनटू नेक्टर। अमृत तुल्य स्वाद होगा उसका, उसके अंदर अमृत के गुण होंगे। जो भी उस पदार्थ को या उस
खाने को, प्रसाद को समझ लो, वो पाएगा, वो बड़ी लंबी आयु उसकी हो जाएगी, दीर्घ आयु का होगा, और दिन दुगनी रात चौगुनी उसके बल में, उसकी सुंदरता में और उसके यश में वृद्धि होती रहेगी। इट विल इंक्रीज डे बाय डे। और ये कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, मन ही मन राधा रानी को प्रणाम किया और वहां से वे चले गए। अब इस बात की खबर नंदगांव तक पहुंच गई, हमारी यशोदा मैया के पास। जैसे ही यशोदा मैया को ये खबर पड़ी कि अरे, ये राधा रानी जो मेरी फ्रेंड कीर्तिदा की बेटी है, उसे इस प्रकार का वरदान मिला है, तो उन्होंने सोचा कि इसे, राधा रानी के हाथों का खाना तो मेरे कन्हैया को ही खाना चाहिए। वो जो भी बने उसको बस हाथ लगा दे। इस प्रकार जरा सा हाथ लगा देगी तो मेरे बेटे की आयु बड़ी लंबी हो जाएगी, उसकी बल में वृद्धि होगी, उसकी सुंदरता और उसके यश में वृद्धि होगी, उसका यश सब तरफ फैलेगा। हर माँ का दिल जो होता है, इसी प्रकार अपने बच्चे के लिए हर समय ओवर प्रोटेक्टिव, कि मेरा बेटा कैसे सुंदर हो, मेरा बेटा हमेशा हेल्दी रहे, मेरा बेटा कैसे बलशाली रहे और लंबी आयु हो। इस प्रकार यशोदा मैया के मन में विचार आए। उन्होंने संदेशा भेजा अपनी सखी कीर्तिदा मैया को, कहने लगी कि हे कीर्तिदा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो प्लीज अपनी बिटिया को सखियों के साथ भले भेज दिया करिए। खाना थोड़ा बहुत बनाएगी, नहीं भी बनाएगी तो हाथ भी लगा देगी, तो उसके तो हाथों में जादू है, और मेरे कान्हा की आयु बड़ी लंबी हो जाएगी। कीर्तिदा मैया मुस्कुराई और एंड शी अग्रीड टू दिस। तो अब रोज राधा रानी अपनी सखियों के साथ में जाती थी और वहाँ पर खाना बनाती थी। उनके लिए वहाँ जब खाना बनाने के बाद में, और फिर वो अपनी सखियों के साथ में या बनाती थी या हाथ लगाती थी, मखौल करती थी, हँसती थी, सखियों के साथ खेलती थी और फिर पुनः अपने घर बरसाना को वापस आ जाती थी। एक दिन जब वो इसी प्रकार किचन में कुछ कर रही थी रसोई घर में, तब यशोदा मैया उनको देख-देख कर निहारती रही। अरे! इतनी प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी, कितना सुंदर इसका तेज तो देखो, एकदम गौर शरीर था, सुंदर सुवर्ण कांति जैसी उनकी छटा छलक रही थी सब तरफ। तो यशोदा मैया के हृदय में खूब प्रेम उमड़ गया, बहुत सारा प्रेम। इतना प्रेम उमड़ा कि वो इतनी भाव आतुर हो गई, अपने आप को रोक नहीं पाई। उन्होंने जल्दी से जाके राधा रानी को आलिंगन कर लिया और उनके गाल को चूम लिया, और फिर तुरंत वहां से हल्दी ली, हल्दी लेके उसके हाथों में ऐसे ऐसे रगड़ दिया हथेली पे, कि जैसे राधा रानी के हाथ पीले कर दिए हों, कि राधा रानी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ मैं, इतनी सुंदर और इतनी गुणी मुझे कहाँ ही कहीं पर छोरी मिलेगी। अब ये कर तो दिया और राधा रानी एकदम शॉक्ड, गाल लाल हो गए और इतनी शॉक्ड भी हो गई, एकदम अचंभित, और साथ-साथ में लज्जा भी आने लग गई उनको, वो शर्मा गई। जब शर्मा गई तो उस समय तुरंत यशोदा मैया को एहसास हो गया कि अरे, मैंने ये क्या कर डाला। अब वो शर्माते हुए वहां पे अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा के वहां से भाग गई राधा रानी। जब भागी तो उनकी सखियां भी थी, वो उनके साथ ही वापस बरसाना को चल पड़ी। यहाँ पे यशोदा मैया की आँखों से अश्रु बह रहे थे, जैसे प्रेम के अश्रु आँखों से बह रहे हों, कि अरे! ये मैंने क्या कर दिया, पर मैं क्या ही करूँ? मैं सच में हृदय में यही तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैं इस बिटिया को अपने घर की कुलवधू बना लूँ। राधा रानी शर्माती हुई अपनी सखियों के साथ में चलने लगी। सखियों को भी पता था क्या हुआ। अब थोड़ी देर तक तो चुप्पी थी, फिर उसके बाद जैसे-जैसे बरसाना निकट आने लगा, वैसे-वैसे मन में हलचल उठने लग गई। राधा रानी ने अपनी सखी ललिता से कहा कि ललिता, देखना अब मैं क्या करूँ? मेरे हाथों में ये सब हल्दी लगी हुई है। घर जाके 10 सवाल पूछेंगे सब लोग, और इस प्रकार तो घर नहीं जाया जा सकता ना। तो ललिता बोली, हाँ, मैं तेरी दुविधा समझ तो रही हूँ राधा, सोचने दे जरा। सोचे क्या किया जाए, तब ललिता का अरे आइडिया आया। देखो, जैसे ही बरसाना पहुंचते हैं, भानु महल के नीचे ही वहां पर एक कुंड है, जहां पर तुम नहाती हो, प्रिया कुंड है, और भानु कुंड भी वो कहलाता है। वहां पर एक कुंड है जो महाराज का कुंड था, जहां पर वो नित्य स्नान करने आया करते थे। वो प्रिया कुंड के नाम से भी पहले प्रचलित था, क्योंकि वहां पे प्रिया जी ने बैठकर शिव जी को मिली थी वो वहां पर।
तब एक बार यहाँ पर उन्होंने कहा कि घर जाने से पहले यहाँ पर इसी कुंड में अच्छे से मसल-मसल के अच्छे से ऐसे-ऐसे रब कर कर के स्क्रब करके पूरे अपने हाथ अच्छे से धो लो। हाथ धोने के बाद फिर अपने पिताजी के घर जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब सखियाँ भी बोलने लगी, "अरे वाह! ललिता सखी आपके तो दिमाग की तो क्या ही आइडियाज़ निकलते हैं, बढ़िया। थैंक गॉड इतनी स बेस्ट सखी हमारे साथ है।" तब पहुँची सबकी सब वहाँ पर और वो प्रिया कुंड या जो भानुकुंड में जाकर वहाँ पर राधा रानी के अच्छे से हाथ मसल-मसल के धुलवा दिए और फिर उसके बाद सारे हाथ हो गए साफ। जब साफ-सुथरे हाथ हो गए, राधा रानी के कलेजे में पड़ी ठंडक और तब सब की सब सखियाँ चली गई भानु महल और वहाँ जाके फिर अपने-अपने घरों को वहाँ से चली गई। अब ऐसा लगता है कि शायद एक सखी के मुँह से कुछ बात अपने घर जाके निकल गई होगी। शायद ऐसा ही हुआ होगा। और फिर अगले दिन जब कुछ गाँव वाले उस दिन तो हो गई दिन खत्म। अगले दिन जब कुछ गाँव वाले सुबह वहाँ स्नान करके करने के लिए पहुँचे उस कुंड में, तो देखा कि ये तो पूरे जो कुंड का जो पानी था, वो तो पीला हो गया है। थोड़ा अजीब-सा पीला-पीला सा रंग क्यों हो गया? तब एक तो किसी से शायद किसी ने एक बंदे ने सुनी होगी अपनी कोई सखी से किस कहीं से घूमती हुई बात और ऐसा कहते हैं नंदगांव में कि ये जो सारा समाज था, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो यहाँ की बात 2 बातें इधर-उधर की जोड़-जाड़ के उन्होंने अनुमान लगा लिया कि राधा रानी रोज़ जाती है वहाँ पर। नंदगांव बरसाना से रोज़ जाती है वहाँ पे और यशोदा मैया क्या ज़रूर वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि राधा रानी के हाथ पीले कर दिए गए हैं। या तो कुछ सगाई हुई है, इस प्रकार की अफ़वाह फैल गई और कुछ जैसा कि मैंने कहा ज़रूर जब पेट में बात नहीं पचती तब किसी के मुँह से निकल गई होगी घर जाके और वही बात एक-एक करके इतनी बड़ी बन गई कि सारे गाँव वालों में चर्चा होने लग गई कि अरे! हमारे राजा वृषभानु महाराज ने अपनी बेटी की सगाई कर दी और हमें खबर तक नहीं की। ये तो अच्छा नहीं हुआ और सगाई तो कुछ लोग तो बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते ही थे, इतना प्यारा अपना कन्हैया है और उसके साथ यदि विवाह तय हो गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वृषभानु प्रभु और जो नंद बाबा हैं, ये तो घनिष्ठ मित्र भी हैं और मित्रों के अंदर यदि रिश्ता हो जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। पर कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जिन्हें बात खल गई। क्यों अखर गई? वो मन ही मन सोचने लगे कि राजा ने हमें बताया तक नहीं और बताया नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमें बताने वाली बात है। तब सबने डिसाइड किया चलो हम चलते हैं भानु महल और राजा को वृषभानु महाराज को कन्फ्रंट करेंगे। उनसे सामने-सामने बात कर लेंगे। तो पूरी जो टोली थी उनकी चली भानु महल को। जब भानु महल पहुँचे वहाँ पर और राजा के दरबार में वहाँ पर पहुँचे वृषभानु महाराज के वहाँ और बोलने लगे, "महाराज, आपने ऐसे कैसे कह दिया? आपने तो हमें पराया कर दिया। हमें अपना समझा ही नहीं। कहते हो कि अपने हैं, ऐसे कैसे कि आपने किया कि अपने बिटिया की सगाई कर दी और हमें कानो-कान खबर तक नहीं होने दी?" अब वृषभानु महाराज तो एकदम अचंभित, बोले ये आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो खुद ही नहीं पता कौन-सी बिटिया मैंने कौन-सी बिटिया की अपनी सगाई कर दी? ऐसी क्या बात है? एक ही बिटिया है, कहाँ है सगाई कब कर दी? मुझे नहीं पता। तो सब गाँव वाले एक-दूसरे को देखने लगे, अरे ये क्या बात हुई? हमारे तो राजा को ही नहीं पता। तो बोले नहीं-नहीं, हमने तो ऐसे ही सुना है। आप पूछ लो अपनी बिटिया से, बुलाओ राधा को। तो राधा रानी वहीं खड़ी थी। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा ने राधा रानी की तरफ देखा ऐसे इशारा किया और राधा रानी ने देखा और देखते के साथ ही आंखें झुका ली। उनको लज्जा आ गई। आंखें झुका ली और झुकाने के बाद में फिर बोले, "कहो राधा, क्या कह रहे हैं ये सब?" तब राधा रानी ने पूरी कथा शर्म के साथ में मतलब उनको इतनी लज्जा आ रही थी, शर्म आ रही थी और उन्होंने पूरी कथा जो थी, वो सब वहाँ पर सुना दी अपने पिता को। जब ये कहानी सुनाई, तो वृषभानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कीर्तिदा महारानी तो और भी ज़्यादा प्रसन्न हो गई, बोले अरे! ये तो मतलब मेरी जो सखी है, परम फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बीएफएफ मेरी यशोदा, वो चाहती है यदि कि राधा रानी उनके कुल की वधू बने और उनके घर में आए तो इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न और तब वृषभानु महाराज के साथ में सामने जो सारे उनके
ब्रजवासी खड़े थे वहां पर, वो आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोग बहुत खुश, लेकिन कुछ लोगों ने एक विवाद खड़ा किया वहां पर। सम लिटिल बिट ऑफ, मतलब जो कंसर्न, कुछ कहने लगे। जो बुजुर्ग थे वो कहे, महाराज देखिए, रिश्ता तो अच्छा है, पर कहते हैं कि रिश्ता या तो बराबर वालों में होना चाहिए, या फिर बेटी अगर दे रहे हो तो अपने घर से थोड़े ऊंचे घर में देनी चाहिए। ये तो बराबर के भी नहीं है। उनकी औकात ही क्या है? ये लड़के वाले, कन्हैया के घर वाले या नंद बाबा, उनकी हैसियत कहाँ है? वो तो कहीं पर भी अपनी तुलना में कहीं पड़ते ही नहीं। ऐसे घर में आप कैसे रिश्ता जोड़ सकते हो? परंतु तब किसी ने सजेस्ट किया, देखिए एक काम करिए, अब आपको रिश्ता जोड़ ही गया है तो किसी प्रकार ये आंकना होगा कि उनका नेट वर्थ क्या है। मतलब वो आपकी बेटी को सुखी रख सकेंगे कि नहीं। जिस लाड प्यार से आपने अपनी पुत्री को पाला है, उसी लाड प्यार से वो वहां पर पल सकेगी कि नहीं। नंद बाबा, सॉरी, वृषभानु महाराज ये सब बातों से ऊपर थे। उन्होंने ये सब सुना नहीं, परंतु फिर भी सब राय और मशवरे के हिसाब से उन्होंने कहा कि जब यशोदा ने इतने प्रेम से मेरी बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं, इस प्रकार उन्होंने एक संकेत भेजा है कि वो हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहती है, तो हमें इसका रेसिप्रोकेशन करना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। सो ये जो वैष्णव रीत है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान, ये प्रेम को, परस्पर प्रेम को बढ़ाती है। तो वृषभानु महाराज ने कीर्तिदा से कहा कि चलो आप कुछ भेंट भेजिए उनके घर में। तब कीर्तिदा ने, कहते हैं नंद गांव में जहां पर मैं गई थी, वहां के पंडित जी कह रहे थे कि तब उन्होंने दो सबसे बेस्ट क्वालिटी के मोतियों की दो मालाएं, बड़ी सी मालाएं, भारी भारी मोती की दो मालाएं एक थाली में सजाकर, और फिर वो भेंट स्वरूप उन्होंने कन्हैया के घर में भेजी, नंद बाबा के घर में भेंट स्वरूप भेजी कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। नंदगांव में कुछ जगह कहा जाता है कि बैलगाड़ी भर के खूब सारे, ढेर सारे मोती भेजे गए, कि वृषभानु महाराज ने बैलगाड़ी भर के भेजे ढेर सारे इंपोर्टेड, इंपोर्टेड नहीं, बेस्ट क्वालिटी के जो मोती होते हैं, वो मोती उन्होंने बैलगाड़ी भर भर के लाद के, लाखों की तादाद में मोती भेजे गए। लेट्स गो विद दिस पंडित जी। और जो उन्होंने कहा मैंने सुना, वो कह रहे थे कि दो मोतियों की बड़ी बड़ी मालाएं भेजी गई सजा के थाली में। अब ऐसा है कि जब वहां पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद में नंद बाबा और यशोदा, जब वहां पर एक्चुअली ये होने के बाद यशोदा मैया का दिल उनको कचोटने लगा। उन्हें स्वयं पर लज्जा और शर्म आने लगी कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। पर उन्हें समझ आ रहा था, और यहाँ कीर्तिदा भी समझ गई थी कि वो ज्यादा भावातुर हो गई है, इमोशनल अपसर्ज जो होता है ना, ऐसे मोमेंट में उन्होंने ये सब किया होगा। पर उनको शर्म आ रही थी और सोच रही थी कि अरे ये क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, और कीर्तिदा ने मेरे बारे में क्या धारणा बना ली होगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं किस प्रकार की स्त्री हूँ। इतने में तुरंत नंद गांव से, सॉरी, बरसाना से इनके घर में, यशोदा के घर में एक दूत आया। दूत आया तो तुरंत देखा, भैया क्या है, तो बोले कीर्तिदा मैया ने, कीर्तिदा महारानी और वृषभानु महाराज ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजे हैं, उपहार भेजे हैं। और उन्होंने कहा है कि आपके जो हृदय में जो हलचल है, और आपके हृदय की जो थॉट्स है, विचार है, वो समझ रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने गिफ्ट्स भेजे हैं। उन्होंने दूध का आदर सत्कार किया, खिलाया-पिलाया, उसके बाद उनको कुछ गिफ्ट्स देके विदा कर दिया। अब जब उन्होंने थाल खोला तो देखा इतने सुंदर-सुंदर मोतियों की माला, वृषभानु महाराज ने, सॉरी, नंद बाबा ने देखा। नंद बाबा ने कहा कि देखो, नॉर्मली ये एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है। तो यदि हम रिश्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें इसको डबल करके भेजना पड़ेगा। 2 मालाएँ भेजी हैं, तो हमें 4 करके तो भेजनी पड़ेंगी मालाएँ। पर हमारे पास तो 2 भी नहीं है, ये 2 तो हम भेज नहीं सकते। ये तो उनके यहाँ से गिफ्ट आया है, और हम इसकी बराबरी करने है ही नहीं हमारे पास, क्या बराबरी करें? ये सब कथा कृष्ण सुन रहे थे वहां पर, कन्हैया, कि क्या हो रहा है। तो यशोदा मैया बोली तो क्या करे। तो वृषभानु महाराज ने कहा, सुनो ऐसा है यशोदा, ये जो दो मालाएं हैं ना, ये तुम अपनी अलमारी के अंदर अच्छे से ताले में बंद करके रख दो, तिजोरी में करके रख दो, बंद करके। और ये मालाएं उनको कल सुबह हम लौटा देंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से इस भेंट की बराबरी नहीं कर सकते।
संभाल के रखना तिजोरी में, है ना? तो यशोदा मैया ले गई और जब ले जा रही थी तो कन्हैया ने कहा, "मैया, मैया थोड़े से ये मोती मुझे दे दो।" यशोदा बोले, "नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।" बोले, "क्या करेगा?" बोले, "नहीं, मुझे चाहिए, दो ना, मुझे थोड़े से मोती दे दो मैया।" मैया बोली, "खबरदार जो इन मोतियों का हाथ लगाया, जाओ तुम जाके खेलो अपने ग्वालों के साथ में।" तब यशोदा मैया ने ले जाकर और वो अलमारी के अंदर अपनी जो भी तिजोरी के अंदर रख दिए। जब रख दिए, अब अगले दिन सुबह यशोदा मैया तैयारी करने लग गई कि चलो भैया वो मोतियों की मालाएँ निकालें और फिर से उनको सजा के उसी थाली में वापस भेज दें कि सॉरी जी, हम हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करो, क्षमा करो, हम आपके उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। तब जब खोली अलमारी या जो भी तिजोरी खोली तो उसमें से तो एक ही माला निकली। एक माला गायब। अब थोड़ा-सा कमोशन हो गया वहाँ पे लिटिल बिट छोटा-सा हाहाकार टाइप मच गया और तुरंत यशोदा मैया आई बोली, "महाराज वो तो मिल नहीं रही माला।" नंद बाबा से कहने लग गई। तो नंद बाबा बोले, "देखो कहीं तो रखी होगी।" तब किसी उनके एक बड़े से गोप ने कहा कि, "अरे! पहली बार यहाँ पर चोरी हो रही है नंदगाँव नंद महल के अंदर। चोरी करने वाला और कोई ना तारो कन्हैया ही होवेगो।" तो बोले, "नहीं, नहीं मेरा कन्हैया है।" बोले, "और कौन हो सकता है?" पूरे नंदगाँव में एक ही तो चोर है और वो है कन्हैया। बोली, "अरे माखन खाता है ना।" बोले, "नहीं, नहीं ला बुला के पूछ लो आप उसको।" तब तुरंत कन्हैया को बुलाया गया। कन्हैया आए, छोटे से बच्चे थे। तो कन्हैया से पूछा गया, "कन्हैया, वो जो कल जो 2 मोती की मालाएँ आई थी, उसमें से अब 1 ही मिली। तूने चोरी की क्या?" तो कन्हैया का सिर झुक गया। बोले, "बाबा, मैंने ली ना, वो मुझे चाहिए थी, मैं तो माँग रहा था।" यशोदा बोली, "अरे! माँग रहा था मतलब मोती की माला अब तुम चुराने लग गए हो? ये क्या बात हुई?" कान पकड़ लिए कृष्ण के। कृष्ण ने कहा, "नहीं, नहीं मैया छोड़ो, छोड़ो। अब आपको बताता हूँ ना, मैंने क्या किया।" तो बोले, "नहीं, जल्दी से लेके आओ।" बोले, "नहीं, अब कहाँ से लाऊँगा? वो मोती तो मैंने आपको कब से कल मैं बोल रहा था कि मुझे मोती दे दो। वो मोती मैंने महल के पीछे वाले पिछवाड़े की तरफ जो खेत है, वहाँ पर जाके मैंने वो मोती बो दिए, ताकि मोती की खेती उग जाए। यशोदा मैया ने सर पे हाथ रखा, बोले, "कन्हैया, लल्ला तेरा क्या करूँ मैं? बेटा मोती जो है वो पेड़ों पर नहीं उगते। मोती जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं, सागर में पाए जाते हैं। वो उगाए नहीं जाते। बोले, "नहीं, नहीं, आप चलो तो सही मेरे साथ।" जबरदस्ती कन्हैया ने यशोदा मैया और नंद बाबा का हाथ पकड़ा और पकड़ कर खींचते हुए ले गए। "चलो, चलो, चलो, चलो।" पीछे-पीछे सारे जो उनके और बड़े-बड़े गोप थे और उनके सखा थे, सब चल पड़े और जो कन्हैया है वो नंद बाबा का हाथ और यशोदा मैया का हाथ पकड़ कर खींचते हुए लेके जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे और पीछे-पीछे उनके साथ चल रहे हैं उनके मम्मी-पापा। और पीछे की तरफ खेत में लेके गए और बोले, "यहीं पर तो मैंने सारे मोती वो बो दिए और बोने के बाद मैंने पद्मगंधा गाय जो है आपके पास उसी के दूध से मैंने इस खेत को सींचा है। मैंने इतनी मेहनत की बाबा, देखो कितने बड़े-बड़े पेड़ आ गए हैं और पेड़ों को तो देखो, पेड़ों में मोती लटक रहे हैं।" और सच में वहाँ पर इतने हरियाली और इतने सारे पेड़ पैदा हो गए थे, इतनी खेती, पूरी की पूरी खेती पेड़ों की जिसके अंदर से मोती लटक रहे थे, पत्तों से मोती लटक रहे थे। एक-एक पत्तों में पत्ते से हज़ारों मोती लटक रहे थे। उस जगह पर आज एक कुंड है जिसका नाम है मोती कुंड। तब यशोदा मैया और वृषभानु महाराज यशोदा मैया और नंद बाबा एकदम शॉक्ड अचंभित रह गए और कहा, "अरे लल्ला, ये तो पहली बार देखी मोती की खेती।" तब उन्होंने तुरंत मोती तुड़वाए उसमें से और फिर 2 के 4 या पता नहीं कितनी और मालाएँ करके और बना के और थाल में सजाकर भेज दी। और इस प्रकार राधा रानी और कृष्ण की सगाई जो थी वो कबूल कर ली गई, एक्सेप्टेड दैट नाउ दे आर एंगेज्ड। एंड देन उसके बाद आगे कहानी हुई, पूर्णमासी को बुलाया गया कि भाई अब इनकी शादी की तारीख निकाली जाए और इस प्रकार आगे की कहानी थी। वो क्यों कैंसिल हो गई बाद में शादी, मतलब जो फॉर्मल वेडिंग थी वो कैंसिल हो गई फॉर वेरियस रीजंस। सो उस वक़्त वो जो कुंड था, वो मोती कुंड कहलाया। वहाँ पर आज भी कुंड है, आज भी वहाँ पर पेड़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ जब मैं गई थी, तो वहाँ के पेड़ों में से जो पत्ते लटकते हैं, जो मैं एक पत्ता लेके आई हूँ, वो टूट गया है फिलहाल। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पत्ता
और ये पत्ते का टुकड़ा था ऐसे। आई विल शो यू दिस। ये इसके नीचे ऐसे ये लटक रहा है। सो ये जो पत्ता है, समझो अगर ये मैं अभी पकड़, कैसे पकड़ूं, एक मिनट समझ। ओके, जस्ट लेट मी होल्ड इट फॉर अ, ये समझो ये पत्ता है और पत्ता इस प्रकार से उसके नीचे ये, इट्स नॉट एक्चुअली अ पर्ल, बट ये मोती जैसा जो एक आकार जो है वो लटक रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन से प्रकार का पौधा है, पर हाँ ये पीलू पेड़ की ही एक प्रजाति है। इट इज अ वेराइटी ऑफ पीलू वृक्ष। ये हर पत्ते में नहीं है इस प्रकार का, पर कुछ कुछ पत्तों में ये कुछ है। ये बीज है, मोती के आकार का है। और पंडित जी ने मुझे कहा कि इसको आप लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए, तो आपके घर में समृद्धि और वृद्धि और शांति बनी रहेगी। तो मैं आज ही आपको ये पत्ता दिखा रही हूँ। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू अगेन। दिस इज द मोती जो उस पत्ते से लटकता है। वहां पर एक बहुत सुंदर मंदिर है, मोती बिहारी जी का मंदिर। राधा मोती बिहारी जी का मंदिर है। बहुत शांत, बहुत सुंदर, बहुत सुकून। लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मुझे वहां जाना है, और मैं वहां पहुंची तो थोड़ा ढूंढ के, पर फिर भी वहां पर अभी बोर्ड्स वगैरह लग गए हैं। तो नॉर्मल जो पर्यटक हैं, नॉर्मल यात्री, ट्रैवलर्स, दे डोंट नो अबाउट इट, सो दे डोंट गो टू सच प्लेसेस। अब मोती जब वहां भेजे गए, तो राधा रानी ने उन मोतियों को, अब उसमें से कुछ मोती लेकर और उनको उन्होंने बोया। वो एक दभारा करके गांव है। दभारा गांव में जाकर उन्होंने अपनी सखियों के साथ लेके गई खेलते खेलते, और वहां पर बो दिए उन मोती को, जो नंद गांव से आए थे। और कहते हैं कि उन मोतियों को बोने के बाद वहां पर फिर से एक कुछ जो पौधे उपजे, उनमें से रत्न जड़े हुए थे, रत्न निकल रहे थे, रत्न निकल रहे थे। तो वो जो रत्न थे, दे वर प्रेशियस जेम्स, जैसे सेमी प्रेशियस जेम्स और डायमंड्स, इस प्रकार के उसमें रत्न जड़े हुए थे। वहां पर रत्न कुंड है आज भी। वो मैंने आज देखा नहीं है, मे बी सम अदर टाइम, जब समय आएगा तो उसके भी दर्शन करने पहुंच जाऊंगी। तो इस प्रकार राधा रानी की सगाई की कथा, मोती कुंड की कथा, और वो जो कुंड था जहां पर राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे, और जहां का जल पीला हो गया था, जो कि पहले भानु कुंड कहलाता था, वो आज पीली पोखर कहलाता है। वो जगह आज भी वहां पर है। तो कभी मौका लगे तो जरूर जाइए, और इन स्थलों के दर्शन करने के बाद वहां पर बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और नहीं तो घर बैठे ही आनंद लीजिए और सोचिए कि आज मैं इसी स्थान पर बैठी हूँ, जहां पर कृष्ण भगवान ने इतनी सुंदर अपनी लीला की थी। महसूस कीजिए, और आनंद को, just let the joy, feel the joy of being in the presence of Radha and Krishna. It is so surreal. It is really beautiful. आशा लगती हूँ कि आपको ये कथा में उतना ही आनंद आया होगा, जितना कि मुझे इस कथा को सुनाने में आपको आनंद आया है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद कथामृत। ऐसे ही जुड़े रहिए, और कथाओं को सुनने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है, सुनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है, सुनने के लिए भी, सुनना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है मुझे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।